यस तो क्वेश्चन क्या बोलता है, ये आपके मेंस 2020 का केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो Fe2n प्लस 3H2 गिव्स Fe प्लस NH3। इसके लिए आपको उसने ऑप्शन पूछा है कि इसके Kc की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। अब अपने को पता है कि अच्छा यहां पर जो गैशियस है उनका फोकस करना है, यस और नो, गैशियस रिएजेंट्स और गैशियस जो प्रोडक्ट्स जो भी हमारे हैं उनके ऊपर हमको फोकस करना है। जस्ट एडजस्ट दिस, यस ओके। सो तो Kp नहीं दिया, Kc दिया ऑफ कोर्स, तो अपने को पता है कि अच्छा Kc की वैल्यू क्या होती है, Kp की वैल्यू ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था हमारा, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेस टू डेल्टा n, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला था। यस अच्छा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ये गैशियस है, ये गैशियस है, राइट ये आपका गैशियस है, ये आपका गैशियस है। 1 मोल अमोनिया है राइट साइड पे, 1.5 मोल हाइड्रोजन है। सॉलिड को अपने को इग्नोर करना है, ये तो अच्छे से मालूम है सब बच्चों को। यस तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आई, डेल्टा एन की वैल्यू आई 1 माइनस 1.5 यानी कि माइनस 0.5, डेल्टा एन की वैल्यू आई माइनस 0.5। तो एक्चुअल इक्वेशन ये निकल के आया Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेस टू माइनस 1/2। सो Kc की वैल्यू क्या निकल के आई, Kp अपॉन ना, Kp अपॉन RT रेस टू 1/2। यस तो क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, RT रेस टू 1/2, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्या ये समझ में आया, इजी सिंपल। चल अगला सवाल क्या बोलता है, अगला सवाल आपको यहां पे स्क्रॉल करने पे दिख जाएगा, ठीक है ना। तो वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर इज गिवन बिलो, ठीक है कि आपको यहां पर उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई ये हमारा एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा था, वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K था K1 K2 वो T1 और T2 के हिसाब से वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तब K1 10 था, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तब K2 क्या था 100 था। इसमें एक स्मार्टनेस क्या दिखानी है कि डेल्टा जी इज इजियर टू कैलकुलेट। अब यहां पे स्मार्टनेस ये दिखानी है बच्चों कि उसने तुमको पूछा डेल्टा एच, उसने तुमको पूछा डेल्टा एच और डेल्टा जी एट T1 एंड T2, ये पूछा है बरोबर। डेल्टा एच का फॉर्मूला ज्यादा थोड़ा बड़ा है और मतलब अगर आप अरीनियस इक्वेशन वगैरह यूज करो तो जो इजी है वो पहले कैलकुलेट करो ना। आपको पता है डेल्टा जी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है डायरेक्टली मैंने नीचे लिखा हुआ है, डेल्टा जी से आपका T1 पे माइनस 2.303 RT1 लॉग ऑफ K1 बरोबर। तो डेल्टा जी फर्स्ट टेम्परेचर पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या है माइनस 2.303, आर की वैल्यू कितनी है 8.314, T1 की वैल्यू कितनी है, टेम्परेचर फर्स्ट वाला कितना था 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298, और लॉग ऑफ K1 की आपकी वैल्यू क्या थी 10, लॉग ऑफ 10 इज 1, यू डोंट नीड एनीथिंग। तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं देखूं माइनस 298 को मैं कर लूं 300, इसको कर लूं 2, है ना, करेक्ट। तो माइनस 5.71, ये जो क्लोजेस्ट वैल्यू है मेरे को आंसर आ गया, ठीक है, ये किलो जूल्स में, ठीक है ना, 5.71 किलो जूल में। तो मुझे पता है अच्छा कि 5.71 यानी कि सी और डी में से आंसर हो सकता है। तरीके से अपन डेल्टा G2 का वैल्यू फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। डेल्टा G2 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो,
नहीं, फॉर्मूला लिख के उसको सब्स्टिट्यूट कर लो फटाफट। चलो एट T1 है ना, बाकी सब कुछ जो है आपका वो सेम रहेगा, सिर्फ T2 यानी कि टेम्परेचर आपका बदल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि यहां पर K2 की जो वैल्यू है, K2 की वैल्यू वो भी 100 है, तो इसका भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा आपको। टेम्परेचर भी आपको पता है यहाँ पर चेंज हो गया। टेम्परेचर कितना है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो -2.303, ठीक है, इंटू 8.314, अगर आप देखो ऐसे, और टेम्परेचर कितना है 373, और लॉग ऑफ 100 हो गया। लॉग ऑफ 100 कितना है 2, बिकॉज 10⁻² होता है, तो ये हो गया -2.303 इंटू 8.314 इंटू 373 इंटू 2, बराबर। ये पूरी कैलकुलेशन आप कर लो, राइट। कितना आएगा आप कैलकुलेशन करके देखो, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी -14.29 किलो जूल्स। वैल्यू से अपना आंसर क्लियर हो गया, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ, तो यहां पे ये बोलता है, अगला सवाल, तीसरा क्वेश्चन देखो, केसी उन्होंने दिया हुआ है आपको अमोनिया के फॉर्मेशन का, हेबस प्रोसेस का, और साथ साथ वो बोल रहे हैं कि आप बना दो उल्टा, मतलब क्या बोलते हैं, रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन का तो बहुत इजी है, रिवर्स रिएक्शन का क्या है 1 ये, बट ट्रिकी कॉन्सेप्ट यहां पर ये है, मतलब आपको वो घुमाएगा यहां पे। बहुत बच्चे 1/64 सोच रहे हैं, कितने लोग 1/64 सोच रहे हैं, क्योंकि उसका क्या करना पड़ेगा अपने को, रूट। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 2, हाँ यहां पर 2 मोल अमोनिया के लिए दिया, यहां पर 1 मोल अमोनिया के लिए दिया, तो ऑब्वियसली उसको क्या करना पड़ेगा, रूट भी आप कर लोगे, तो 1/64 नहीं, आंसर क्या आएगा 1/8। वेरी गुड, ये तो डायरेक्ट है, इसको तो मतलब कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं, आई गेस सीधा सीधा आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन डी, ठीक है। मैं सिर्फ इतना मेंशन कर देता हूं कि Kc फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ Kc फॉर रिवर्स रिएक्शन, इससे आपको पता चल जाएगा, सिंपल। तो आंसर आ जाएगा 1/8। यस, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन N2O4, ये भी 2020 मेंस का नोट। 2020 मेंस में हर एक सेशन में, हर एक शेड्यूल में आपके हर एक क्वेश्चन में ये इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। N2O4 2NO2, इसका DH मतलब वो डेल्टा H लिखना चाह रहा है, वो DH लिख दिया उसने, ठीक है, वो है। तो डेल्टा H यहाँ पे एंथैल्पी, आपको एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव दिया है, एंडोथर्मिक है, तो ठीक है। अब वो ये बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस 1, 2 एंड 3, मतलब देव डिस्क्राइब्ड 1 एंड 2, सॉरी 2 केसेस 1 एंड 2, और डायरेक्शन कहां पे वो बोल रहा है। तो वो पहला उसने कंडीशन दिया कि भाई टेम्परेचर कम किया। अब ये हमने ऑलरेडी बहुत क्लैरिटी के साथ पढ़ा, आपको याद हो तो, कि टेम्परेचर कम करने पे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को क्या होता है, पर ये ट्रिकी चीज समझना है, तो नो चेंज होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। फोर्थ में जरा समझते हैं कि फोर्थ में आंसर सी कैसे आया। दो चीजों से समझना है। पहले फंडा तो ये कि डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब देयरफॉर एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक जो है वो जब आप टेम्परेचर को कम करते हो तो एट लो टेम्परेचर वो क्या करता है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, बरोबर। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है मींस टुवर्ड्स किसकी तरफ जा रहा है, वो रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है, करेक्ट, टुवर्ड्स रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है। ये तो क्लियर है। टेम्परेचर इज, एक तो इनकी अंग्रेजी देखो ना, टेम्परेचर इज डिक्रीजेस। राखी सावंत ने बनाया पेपर, हाँ, ओ लॉर्ड द जीजस, वो नहीं बोलती इंग्लिश वैसी, हाँ, कपिल शर्मा भी ऐसी इंग्लिश बोलता है ना कपिल शर्मा से लिखवा लिया जेई का पेपर ये लोग हाँ, वो हम्बल आदमी बेचारा एक्सेप्ट करता है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती। यहाँ अलग ही इंग्लिश चल रही जेई के पेपर में, टेम्परेचर इज डिक्रीजेस,
हाँ, आई इज ईट्स द डिनर्स। चल, हाँ, इंडिया में वैसे भी लोग ऐसी इंग्लिश बोलते हैं ना, आई इज ड्रिंकिंग द सिगरेट, मैं सिगरेट पी रहा हूं। हाँ, तो प्रेशर इज इंक्रीज। सेकेंड केस में वो बोलता है प्रेशर बढ़ा दिया बाय एडिंग N2। अब रियलिटी ये है कि N2 डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। देखो, नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में NO2 गैस प्रोडक्ट है, N2O4 गैस जो है वो रिएक्टेंट है। अगर वो बोलता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेस, तो फिर भी एक बार आप सोच सकते थे अच्छा नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर कुछ बनाएंगे, N2O4 बनाएंगे या NO2 बनाएंगे, वो ठीक है। बट N2 गैस है, मतलब क्या होगा, नो चेंज, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि N2 गैस डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट अपने को क्या दिया है कि जो पार्टिसिपेटिंग गैस होगा उसी से फर्क पड़ेगा, अदरवाइज फर्क नहीं पड़ेगा। तो N2 जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग गैस नहीं है। बात समझ में आ रही है? आर्गॉन ऐड किया होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी इनर्ट है, वो तो कंप्लीटली इनर्ट है, तो वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बिकॉज इनर्ट है तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये नाइट्रोजन इनर्ट नहीं होता, बट इस केस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। कैसे पता? रिएक्शन देख के पता चल रहा है, डायरेक्ट पार्टिसिपेटिंग नहीं है ना। तो इस N2 इज नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग, हेंस नो चेंज। समझा? ये सीधी स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी से अपन अप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो अगला सवाल क्या बोलता है, ये ग्राफ दिया हुआ है। फॉर द इक्विलिब्रियम A is becoming B reversibly, the variation of the rate of the forward and backward reaction with time is given as this। ये सिमिलर एक ग्राफ है एनसीईआरटी में। इनफैक्ट एनसीईआरटी में वो ग्राफ कुछ इस तरह का भी देखने मिलता है कि जहां पर वो लोग इसको ऐसे फिश ऐसा बना लेते हैं, है ना। ठीक है, तो वो उन्होंने ये ग्राफ आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया हुआ है। एक एग्जांपल ए, ऑप्शन में ए। अभी वो बोल रहा है कि एक्चुअल ग्राफ करेक्ट वाला कौन सा है, तो 4 अलग अलग ग्राफ दिए, 4 ऑप्शन में, वो आपको ढूंढना है। पहले वाले ग्राफ को देखो, ये सही लग रहा है आपको कि ये बी सही लग रहा है, कि सी सही लग रहा है, कि डी सही लग रहा है? कौन सा वाला सही है? एनसीईआरटी के हिसाब से सीधा सीधा आंसर है, डायरेक्ट। एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है? डी, टाइम एंड रेट। टाइम एंड रेट या टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन है एनसीईआरटी में, पहले ये समझो, गड़बड़ मत करो, घाई मत करो, घाई मत करो। देखो में जो ग्राफ है ये इक्विलिब्रियम वर्सेस, मतलब टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन है, और ऊपर जो है ये भी टाइम वर्सेस मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। और यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वो टाइम वर्सेस रेट पूछ रहा है, पहले ये देखो। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम इसको आंसर कर सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड जहां पे आके मिल जाए वो इक्विलिब्रियम है। उसके हिसाब से कौन सा ग्राफ करेक्ट दिख रहा है? ऑप्शन बी, बॉम्बे। ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन बॉम्बे। ये ग्राफ क्यों सेम ये करेक्ट दिख रहा है? क्योंकि अगर मैं रेट को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं और टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं, तो जब रेट सेम हो जाए, क्या हो जाए? रेट दोनों का आकर सेम हो जाए, तब क्या होगा? सॉरी, तब मेरा इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों आके चिपक गए एक दूसरे से, ये चिपक गए तो क्या हुआ? इक्विलिब्रियम रीच हो गया। ये बाय डेफिनेशन है। राइट, इस तरह से। तो ये आपका बन जाता है ऑप्शन बॉम्बे। चलो अगला सवाल, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर A becoming B plus C is K1 for equilibrium, and that for B plus C gives P is K2 of equilibrium, then equilibrium constant for A becoming P directly is, whenever you add two equations the equilibrium constants become
मल्टीप्लाइड, ये डायरेक्टली देखा है हमने, राइट। ये तो स्टेटमेंट थी एनसीईआरटी में, पता ही है, किया हमने। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन दिल्ली, हमारी दिल्ली, ठीक है। व्हेन टू इक्वेशंस आर एडेड, ये स्टेटमेंट इसलिए लिख रहा हूं ताकि जब सॉल्यूशंस देखो तो थोड़ा रिवीजन हो जाए। व्हेन टू इक्वेशंस आर एडेड डायरेक्टली, देयर के वैल्यूज यानी देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स गेट मल्टीप्लाइड। ये सीधी सीधी स्टेटमेंट है बच्चों, है ना। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया, मतलब बचकांड क्वेश्चन आया है 2020 में इस चैप्टर में से। अगला सवाल, इन द फिगर बिलो a reactant A which is represented by square is in equilibrium with product B which is represented by circle. The equilibrium constant is, oh nice, nice। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। रिएक्टेंट है स्क्वायर, प्रोडक्ट है सर्कल, इक्विलिब्रियम पहुंच गया है। अब वो बोला के की वैल्यू बताओ। यहां पे स्क्वायर कितने हैं? स्क्वायर यहां पर है 6, नहीं 6 स्क्वायर है। मतलब कि अगर मैं बोलूं मेरे पास रिएक्टेंट, हाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगा ना, बाहर का स्क्वायर नहीं गिनना। रिएक्टेंट मेरे पास 6 है, प्रोडक्ट मेरे पास 11 है, तो मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली 2 है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यस, तो ये वैल्यू जो है वो 11/6 है, which is approximately equal to 2. So obviously the closest answer, that is option D, is your correct answer. Yeah, they should have given you 12 circles obviously, but that would have made your life easier. So that happens in CET, not in JEE, right? JEE के नाम पे यही तो करते हैं वो, नहीं हम नहीं देंगे, हम 11 सर्कल देंगे। तुम क्या ही मतलब, ठीक है ठीक है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अप्रोक्सीमेटली 2 है, ठीक है ना, और कुछ नहीं, इसमें कंफ्यूज मत हो, सिंपल क्वेश्चन। अच्छा सवाल था, बहुत बेसिक था, लॉजिक टेस्ट करना। चलो 2019 का जेई का मेंस का क्वेश्चन, फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन SO2 प्लस O2 गिविंग SO3 एरो पे क्या आना चाहिए वैसे, मतलब जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए सब बच्चों को। सल्फर डाइऑक्साइड, जब सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, पढ़ाया है पी ब्लॉक में, एक ही डायरेक्शन में जाएगा जब आप V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड डालोगे तो, है कि नहीं। तो V2O5 मत भूलना। तो यहाँ पे वो बोल रहा है डेल्टा एच है तुम्हारा -57.2 किलो जूल पर मोल, केसी की वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻16। अच्छा 10⁻16 कंसिडर बड़ा वैल्यू है या छोटा वैल्यू? हमने 3 वैल्यूज देखी थी कि अगर 10⁻³ से कम है या 10⁻³ से बड़ा है और बीच में, तो इसको आप बोल सकते हो कि भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑफकोर्स जाने की कोशिश करेगा, राइट। अच्छा वो क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज सजेस्टिव दैट द रिएक्शन इज गोइंग टू रीच कंप्लीशन। इज दैट ट्रू? यस, बिकॉज केसी की वैल्यू इतनी बड़ी है तो हम बोल सकते हैं अच्छा रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन तक जाने वाला है, ऐसा बोल सकते हैं, पक्की बात। इसको फिर से ध्यान से पढ़ो, तो पहली स्टेटमेंट के सेकंड पार्ट को पढ़ो बच्चों। पहली स्टेटमेंट बोलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का या कंप्लीशन तक जाने का प्रेफरेंस है, ये भी ठीक है, बट क्या इससे ये बोल सकते हैं कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है? ना, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है 8 के लिए, ठीक है। यू कैन कंक्लूसिवली से कि अच्छा इसको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स इनफैक्ट मैंने आपको अभी बोला कि अभी तो बोला कि इसको V2O5 कैटलिस्ट चाहिए, पी ब्लॉक में इसको भर भर के डिटेल में पढ़ा अपन, है ना। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जब प्रेशर बढ़ाओगे ऑब्वियसली, क्योंकि गैसियस है भाई सारे, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, एक्सोथर्मिक है वो भी सही है, और इनर्ट गैस डालोगे तो इट विल नॉट अफेक्ट, ऑल दोस थिंग्स आर करेक्ट, व्हिच मींस ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऐसे ऑप्शन ए के बारे में ऐसा लिखो, केसी इज लार्ज डज नॉट मीन नो कैटलिस्ट, हाँ does not mean no catalyst required, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना।
कैटलिस्ट का रिएक्शन की स्पीड से लेना देना है, रेट से लेना देना है। इक्विलिब्रियम जल्दी पहुंचेगा, ये बात भी सही है ना। और ये बात भी सही है कि इक्विलिब्रियम के इक्वेशन में कैटलिस्ट कहीं है ही नहीं। फर्स्ट वाले इक्वेशन में क्या है, नाइन्थ वाला क्वेश्चन पहले देख लो ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केपी और केसी सेम नहीं है। केपी और केसी सेम कब नहीं होगा, जब डेल्टा एन जीरो नहीं होगा। और ऑप्शन बी में 2 - 2 0, ऑप्शन सी में 3 - 3 0, ऑप्शन डी में 2 - 2 0, ऑप्शन ए में 2 - 3 -1 हो रहा है। 2 - 1, हाँ क्योंकि सॉलिड है, 2 - 1 है मतलब 1 है ना। फॉर ऑप्शन ए तो डेल्टा एन जो है वो आपको यहाँ पे, हाँ तो आता है 2 - 1 दैट इज 1। तो अगर डेल्टा एन 0 होता तो केपी केसी सेम होते, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए। इजी। आपको रियलाइज हो रहा होगा कि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, सारे आपने चीजें पढ़ ली हैं इस चैप्टर की एक बार ढंग से, मतलब एक दिन अगर बैठो, ये जो सारी मार्किंग हमने की है पूरी एनसीईआरटी में अच्छे से गो थ्रू कर लो, पूरे फॉर्मूले देख लो, तो क्वेश्चन जो मेंस लेवल के क्वेश्चन है तो मजाक में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है आपको सामने सामने। चलो, फॉर दिस इक्विलिब्रियम वाटर आयंस बना रहा है, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी क्या है, तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसे, हम लोगों का फॉर्मूला क्या डेल्टा जी का बॉस, आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के, एल एन ऑफ के, अगर मल्टीप्लाई बाय 2.303 कर लो तो लॉग टू द बेस 10 हो जाएगा। यहां पर असम्पशन ये है कि डेल्टा जी जो है वो 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। हाँ, तो अभी तुमको ढूंढने को क्या बोला है, डेल्टा जी नॉट, ये ढूंढने को बोला, ये वाला ढूंढने को बोला है। तो 0 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। ठीक है, और इसी से हमने जो डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला था वो ये था, याद है, अभी थोड़ी देर पहले यूज भी किया था, माइनस आर टी एल एन ऑफ क्यू। अभी इक्विलिब्रियम है तो क्यू और के एक ही बात है, इक्विलिब्रियम है तो क्यू और के क्या हो जाता है, एक ही बात हो जाती है, राइट है ना। तो के डब्ल्यू बोल दू, के डब्ल्यू क्यू, क्योंकि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्यों, क्योंकि उन्होंने वाटर के स्प्लिटिंग का ही हमारा इक्वेशन बताया है। क्या ये बात क्लियर हुई? यस। अब इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करूं कि नहीं करूं, करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो कैलकुलेशन है वो तो सारा का सारा लॉग टू द बेस 10 पे होता है। तो इसको पूरा 2.303 से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, 2.303 आर टी लॉग ऑफ के डब्ल्यू अपॉन टू द बेस 10, आंसर आ जाएगा। चलो करो फटाफट, 2.303, आर कितना है आपका 8.314 दिया है, टेम्परेचर कितना दिया है 298 केल्विन दिया है, ओके, इंटू 10⁻14, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10⁻14 होता है, लॉग ऑफ 10⁻14, लॉग ऑफ 10⁻14, log of 10⁻14 is -14, minus becomes plus, तो ऑप्शन बॉम्बे तो कैंसिल, पोपटलाल, करेक्ट। तो आंसर आ जाएगा आपका ये प्लस साइन के साथ, तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं ले लेता हूं, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2 × 8 × 300 × 14, है ना। इसको हमने कर लिया, सब में अप्रोक्सीमेशन मार दिया हमने, ठीक है। हाँ, नहीं क्योंकि 2.303 में से 0.3 कम किया और 8.314 में से 0.3 कम किया और 298 में 2 बढ़ा दिए, तो मोटा मोटी सब अपना आंसर सेम आ जाएगा। ओके, सो 2 8 16, 16 3 48 और 48 14 4 4 16 48 64 नहीं, हाँ 64 प्लस 14 रफली, हाँ 79 ऐसे कुछ आएगा, 79 के आसपास, मतलब क्लोज टू 80 किलो जूल आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 10th का आंसर विल बी ऑप्शन सी, विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है,
अप्रोक्सीमेशन से आप ये कैलकुलेशंस करके देख सकते हो, आंसर ऑफ कोर्स कंफर्म सेम ही आने वाला है। ठीक है, जिनको एकदम बहुत ज्यादा चुल है कि भाई हमको करना ही है कैलकुलेशन, उनके लिए और इजी तरीका भी बता देता हूं। ये हो जाएगा 2 8 16 और सामने 14, राइट? तो ये 15 + 1 15 - 1, a + b a - b, a² - b², तो 225 - 1 तो 224 × 300। इससे ज्यादा इजी तो नहीं हो सकता, कम ऑन। मतलब मैं बायो वाला हूं कि मैथ्स अपने को आता है, तो इससे आप अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालोगे तो भी आंसर यही आएगा। मैं शो ऑफ कर रहा हूं बस, थोड़ा सा प्लीज। नहीं, कैलकुलेशन क्या है, थोड़ा सी इजी, मतलब ऐसे अपन अगर मैथमेटिकल इक्वेशंस लगाते हैं तो इजी हो जाती है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया सी। चलो, मेंस 2019 का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। दो रिएक्शन दिए हुए हैं, A2 + B2 गिविंग 2AB और AB गिविंग A2 + B2। अच्छा, मतलब रिवर्सिबल है दोनों, ठीक है। तो K1 और K2 का रिलेशन, अरे कहाँ मजाक कर रहे हो, 1/3 हो जाएगा ना, क्या मजाक क्वेश्चन, ओहो, तो क्यूब हो जाएगा, करेक्ट। K2 जो है वो 1/K1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मतलब आपको ये रियलाइज हो रहा होगा कि कॉन्सेप्ट तो वही है और रेपिटेशन देखो। और इसलिए मैं ये बार बार कहता हूं कि अगर आप 98 या 80s के क्वेश्चन उठाओगे ना तो वो आपको टफ लगेंगे, बट यू विल रियलाइज दैट इन द रिसेंट ईयर्स फॉर योर बैचेस एंड ऑल, फॉर द रिसेंट जनरेशन, the questions, the level by the NT has standardized a lot, has become pretty standard, which is a good thing for you, है ना? कि वो जो एकदम अजीब कैलकुलेशन होती थी या एकदम अजीब चीजें, वो नहीं है, अब वो काफी स्टैंडर्ड तरीके से पूछ रहा है और इसका प्रूफ आपके सामने यहाँ पे। एंड प्लस वन मोर एडवांटेज दैट यू हैव टू रिमेंबर बच्चों, कि आपका 4 बार जेई होता है ना, तो उनको वो प्रेशर आप पे नहीं है, प्रेशर उन पे है। क्यों? क्योंकि 4 बार जेई हुआ, ठीक है, और हर चैप्टर को इक्वल वेटेज नहीं मिला और एक जैसी ही डिफिकल्टी लेवल नहीं रही, तो उनको पता है जनता उनके ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि उन्होंने एक सेशन के एक पेपर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक क्वेश्चन पूछा ना, तो उनको झक मार के अगले अटेम्प्ट में वैसा ही सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन पूछना है और उसी लेवल का पूछना है, वो उसको नहीं बढ़ा सकते। इतना बात याद रखना, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी। उनको वो भेदभाव करेंगे तो तुम उनका गला पकड़ोगे, उनको पता है, तुम गवर्नमेंट का गला पकड़ोगे, समझ रहे हो? तो एक बार पैटर्न तुमको सेट हो गया ना, तो ऐसे सॉल्व होंगे क्वेश्चन, और जो जेई का ये है ना हवा, वो निकल जाएगा, समझ रहे हो? यस। चलो अगला सवाल। तो ये 11th में तो क्या है, हम लोग ऐसा लिखेंगे कि K2 was K1 का क्यूब, नहीं सॉरी, K2 was 1/K1 का क्यूब, है ना? पूरे इसका क्यूब समझो, ठीक है। तो ओवरऑल हो जाएगा K1 raised to -3, मतलब ऑप्शन सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। ओके, ये ऐसा क्यों है ये तो समझा ना, क्योंकि यहां पर 2AB और यहां पे 6AB है, 2AB और 6AB, राइट? स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में 3 है, तो फिर वो रेस टू 3 हो जाएगा, इतना तो पता है सबको। यस। ओके, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, क्या बोलता है देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ रॉड्स। ओ नाइस क्वेश्चन। अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, मतलब टेक्निकली आप क्या कर रहे हो, प्रेशर कम कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? इफ यू आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, व्हाट आर यू डूइंग टू द प्रेशर? यहां पर इसको इस तरह से अप्रोच करना है कि अगर आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो तो बॉयल्स लॉ बोलता है कि प्रेशर क्या होगा, कम होगा। एंड इफ प्रेशर डिक्रीजेस,
अब जनरली तो हमेशा ऐसा हम लोग बोलते हैं कि अगर गैशियस रिएक्टेंट्स हैं, प्रेशर ओवरऑल बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रेशर आप कम कर रहे हो तो लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ उसका प्रेफरेंस होगा। यस, कहाँ जाएगा बच्चों? लेस नंबर ऑफ गैशियस मोल्स, लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, लेस नंबर ऑफ गैशियस मोल्स की तरफ उसका प्रेफरेंस होगा। अब कौन से केस में प्रोडक्ट साइड पे लेस नंबर ऑफ गैशियस मोल्स है ना? बी में अफेक्ट ही नहीं कर रहा, दिल्ली में कि बॉम्बे में? डी में क्यों नहीं कर रहा अफेक्ट? दिल्ली में दोनों साइड इक्वल है, 0, ठीक है। व्हाट अबाउट बॉम्बे? 3 - 2, 3 - 2 है, मतलब 3 और इधर है और 2, और ए में 4 + 6 इधर, नहीं सॉरी, इधर 4 है, उधर कितना है? 9 है। No, sorry, I think I made a mistake in writing. Delta n should be, what we want is delta n to be positive. Yes, we need delta n to be positive. I made a mistake in reading the question. Yeah, we want formation of products ना, तो we want this. अपने को चाहिए Kp, Kc raised to RT, Kc into RT raised to delta n है, बरोबर है? अगर ये delta n पॉजिटिव रहेगा तो Kp ज्यादा रहेगा, तो गैशियस रिएक्टेंट में प्रोडक्ट्स फटाफट बनेंगे, ऐसा लॉजिक है, सही है? तो डेल्टा एन पॉजिटिव चाहिए, और डेल्टा एन पॉजिटिव अपने को एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन बॉम्बे, बी। कैसे? राइट साइड पे 3 मोल है, लेफ्ट साइड पे 2 है, तो डेल्टा एन आपके ऑप्शन बी में एरो टू बिकॉमिक एरो प्लस O2 में आपको डेल्टा एन मिल रहा है फॉर ऑप्शन बी। ये भी लिख देता हूं, फॉर ऑप्शन बी delta n is 3 - 2, that is 1. Clear? Yes. Initially I read it the other way around. Will favor formation of product, means forward उसको जाना चाहिए, of course. Now अगला सवाल, फॉरवर्ड जाने के लिए उसकी Kp की वैल्यू होनी चाहिए थी अच्छी खासी, इसका मतलब कि उसका डेल्टा n का वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए था। यस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स इन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस एक बेसिकली एक बड़ा सा फर्नेस होता है, ओके, जिसके अंदर आपके आयन का एक्सट्रैक्शन होता है फ्रॉम आयन ओर, ठीक है। पायराइट्स वगैरह लेके हम लोग उसमें से आयन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, या कोई भी आपका ओर लेके आयन एक्सट्रैक्ट करें, हेमाटाइट में से। तो ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, आयन का ऑक्साइड प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गिविंग आयन, ओके, विच इज इन मोल्टन फॉर्म, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। Using Le-Chatelier's principle, which of the following will not disturb the equilibrium? कार्बन मोनोऑक्साइड का रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन, या Fe2O3 का एडिशन। तो सिंपल ऐसा लिख देते हैं, सॉलिड कंपोनेंट विल नॉट, और सॉलिड रिएक्टेंट विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगेन, सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच व्हेन यू आर सॉल्विंग इन द एग्जाम ना, व्हिच यू जस्ट लुक एट देम एंड यू गेट द आंसर इन अ सेकंड, एंड देन सेव अ लॉट ऑफ टाइम इन योर जेईई पेपर, ऐसे क्वेश्चंस में, राइट। अगला सवाल क्या बोलता है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन फॉर अ रिएक्शन दैट इज A + B गिविंग C + D इज 100, मतलब Kc का वैल्यू 100 है, ओके। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सबका 1 मोलार था, अब D का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ओके, ऐसा वो पूछ रहा है। सवाल ये है, ठीक है, सवाल ये है कि Kc की वैल्यू उसने आपको दी है 100, Kc की वैल्यू कितनी दी है? 100। तो पहले ऐसे देख लें कि Kc का जो इक्वेशन था वो तो ऐसा होता है C⁻C D⁻D अपॉन A⁻A, है ना? और इंटू B⁻B, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है बच्चों, यस और नो, Kc के लिए। अब Kc की वैल्यू उसने आपको कितनी दी है? 100, और पूछा है कि ओरिजिनली सबकी 1 थी, बट अब D की कितनी है ये बताना है। डेटा यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो डेटा लिखता हूँ, आप लोग सॉल्व करो। Kc की वैल्यू उसने दी है 100, ठीक है,
हाँ, अब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि यार उसने ये बोला a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, ये आपका उसने इक्वेशन दिया। अब उसने बोला कि तुम्हारे पास ये वाला 1 मोल था, ये वाला 1 मोल था, ये वाला 1 मोल था और ये वाला 1 मोल था, ये चारों 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन दिए थे। अब मान लो कि इसमें से x खर्च हो गए, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स, ये बन गया 1 माइनस एक्स, ये बन गया 1 प्लस एक्स, ये बन गया 1 प्लस एक्स। करेक्ट, एट इक्विलिब्रियम ये कॉन्सेंट्रेशन बन गई सबकी। बस इजी, Kc की वैल्यू कितनी है 100, तो ये 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, द होल स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। एक्सपैंड करो, नाउ यू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। आई टुक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 10, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 10x। करेक्ट, x की वैल्यू कितनी आ रही है 9/11 विच इज 0.81। तो D की कॉन्सेंट्रेशन कितनी निकाली थी हमने 1 प्लस एक्स, यानी कि 1 प्लस 0.81 यानी कि 1.81। आंसर क्या आएगा 1.81, यानी कि ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आया सबको, इजी। चलो अगला सवाल क्या बोलता है, अ सॉलिड विच इज XY is kept in an evacuated sealed glass container or sealed container. It undergoes decomposition to form a mixture of gases X and Y at temperature T. मतलब एक XY था वो अलग अलग हो गया, X बन गया, Y बन गया अलग अलग। चलो ठीक है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और equilibrium pressure is 10 bar in the vessel. What is the Kp for this particular reaction? At equilibrium कुछ इस तरह का दिखेगा बच्चों। At equilibrium अगर मैं बोलूं प्रेशर, ये दोनों का पीपी है, उसका तो मैं कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि वो सॉलिड है। तो मैं ऐसे बोलूं 2p इज इक्वल टू 10 बार, 10 बार दिया हुआ है मेरे को क्वेश्चन में, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो kp इसका, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का kp कितना है बताओ। मैं सॉलिड कंपोनेंट को कंसिडर तो नहीं करूंगा ना, तो दोनों का p मतलब p स्क्वायर मतलब p इंटू p क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? केपी की वैल्यू डायरेक्टली मैंने निकाल ली सिर्फ गैसियस कंपोनेंट्स लेकर। तो यहां तक सॉल्व करते हैं। यस